बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। इसमें डिटर्मिनेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, इनको कवर अप करेंगे जो कि हमारे बीएस क्लासेस के कोर्स में शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम जो प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं वो उनके पास अवेलेबल हों। प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप इजीली वहाँ से अपने तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड कर सकती हैं। तो एक्सरसाइज 5.1, लेट M2 एनी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है, बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस। Set up the transformation from A to determinant of A. A is the element of M2, यानी A भी हमारे पास 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। What is the range of this mapping? Is the mapping 1 to 1? यानी ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि क्या इस मैपिंग से जो हमारे पास अरेंजमेंट बनती है उसकी रेंज क्या है। एक हमसे रेंज पूछी गई है और दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि मैपिंग जो है वो 1 to 1 है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी देख लें ताकि हम एक कंबाइन ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लें। फॉर 2x2 मैट्रिक्सेस ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। फर्स्ट पॉइंट में है डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ देयर सेपरेटेड मैट्रिक्सेस। बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, और ये डिटर्मिनेंट के कंबाइन होकर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या ये कंडीशन इस कंडीशन की इक्वल आती है या नहीं, ये हमने बताना है। और फोर्थ पॉइंट पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। सबसे पहले एक मैपिंग जो हमें डिफाइन है, एज डिफाइन मैपिंग इज f from A to determinant of A। ये इस तरह की मैपिंग है। अब हमने रेंज बतानी है। रेंज हमारे पास होते हैं ये वाले तमाम सेट्स जो हैं ये रेंज होते हैं और ये हमारे पास डोमेन होते हैं। इफ़ एंट्रीज ऑफ ए आर फ्रॉम कम्प्लेक्स नंबर्स या कम्प्लेक्स सेट कह लें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी कम्प्लेक्स, यानी रेंज कम्प्लेक्स हो जाएगी। सो रेंज इज complex set if A has entries from real set, then determinant of A must be real number. Real number. So range will be real। ठीक हो गया। अब हम 1 to 1 वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। आर्बिट्ररी कोई सा ए जो है वो हम रिजल्ट लेते हैं, यानी ए मैट्रिक्स मैंने बनाई यहाँ पे।
और अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ पर 8। और फिर आर्बिट्ररी कोई सी बी मैट्रिक्स लेते हैं और डिटर्मिनेंट 10 - 2 = 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ए और बी दोनों डिफरेंट थे, दोनों मैट्रिक्सेस डिफरेंट थी। एज ए नॉट इक्वल टू बी, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन के तहत हम कह सकते हैं कि हमारी ये मैपिंग 1-to-1 नहीं है। सो दिस इज नॉट 1-to-1 मैपिंग। वन टू वन मैपिंग होती क्या है? 1-to-1 मैपिंग हमें ये कहती है कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन वी मस्ट हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन रेंज। यानी यहाँ भी ये नॉट इक्वल टू केस के इक्वल ही हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए थे, यानी ये दोनों भी इक्वल नहीं होने चाहिए थे। सो इसीलिए हमें ये 1-to-1 नहीं है ये कहना पड़ा। स्टार्ट करते हैं अब सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंडली हमें ये प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ए प्लस बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हमने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो आर्बिट्ररी कोई से दो मैट्रिक्सेस ले लेंगे हम। ये मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी और डी, और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली यहाँ से ई एफ जी एच, और फिर मैंने इन दोनों की एडिशन ले ली। सी प्लस जी डी प्लस एच, और अब इन तीनों मैट्रिक्सेस के हमें डिटर्मिनेंट्स चाहिए। और डिटर्मिनेंट आ गया ए डी माइनस बी सी। अब बी का डिटर्मिनेंट ये आ गया ई एच माइनस जी या एफ जी कह लें। अब इन दोनों की समेशन का पहले ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। ए डी प्लस ए एच प्लस ई डी प्लस ई एच, और फिर माइनस साइन के साथ और मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगे। बी सी माइनस सी एफ माइनस जी बी माइनस जी एफ या एफ जी। कोई भी नंबर्स आपस में ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहे, इनको ऐसे ही लिखा रहने दें। अब जो ऊपर हमने सेपरेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड किया हुआ है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। ए डी माइनस बी सी प्लस ई एच माइनस एफ जी, यही वाला रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पर देखें, इनकी सेपरेट एडिशन और इनकी कंबाइन एडिशन जो है वो इक्वल नहीं है। यानी इसका नाम रख लें 1 और इसका नाम रख लें 2। फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी is not equal to their separated determinants।
सो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। यानी आपने ये याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्सेस हैं, चाहे उनको कंबाइन ऐड करके डिटर्मिनेंट लें, वो अपने सेपरेट डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं आएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, ये कंबाइन केस इस तरह भी ओपन हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और इन टू डिटर्मिनेंट, ये आ गया ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट तो नहीं लिखेंगे, ये स्केयर था तो स्केयर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने इस स्केयर को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ये मेरे पास 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 is equal to determinant of A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A2। यानी अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हों और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हों तो ये इक्वल हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय दी सेकंड डिटर्मिनेंट। अब उसी डेफिनेशन को देखते हुए हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट भी सेपरेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी, ये मैंने डिटर्मिनेंट जो है वो सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जिस तरह x मल्टीप्लाई x हो तो उसकी पावर 2 हो जाती है। सेम उसी डेफिनेशन से ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी भी पावर आ जाएगी हमारे पास 2, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया, ये सिंपल वर्ड्स में हमने प्रूव किया। दूसरे केस में ए और बी की डिफरेंट मैट्रिक्सेस लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट में आएगा तो बेस्ट वे यही है, क्विक मेथड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड जो पार्ट है उसमें हमने ये प्रूव करवाना है कि ये जो चीज़ है ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या इस अंदर वाले रिजल्ट के इक्वल आता है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो हमारे पास, हम उसके इक्वल करते हुए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। स्क्वायर था 2 टाइम्स, मैंने ये मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाया तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास राइट साइड पे कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की ज़रूरत है। हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि ये फैक्टर जो है, जो मैंने अभी बॉक्स के अंदर लिखा, ये इक्वल टू 0 है। यानी ये इक्वल टू 0 कब हो सकता है, अब इस चीज़ को भी इन नोटेशन हम नोटेशन वाइज लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली इफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, कि ये टर्म अगर हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए। और ये टर्म इक्वल टू 0 कब होगी, जब हमारे पास ये फैक्टर बन जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू आ जाए माइनस बी ए। बट in all cases we cannot write that AB is equal to minus BA। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपको लिख दें, सो फॉर ऑल ए बी
बिलोंग्स टू, या ए बी, अगर सिंपल हमें क्वेश्चन में 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस गिवन है, फॉर ऑल ए बी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस we don't have ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, राइट। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमारा केस डिटर्मिनेंट साइड पे दोनों की इक्वल भी नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये केस क्लियर हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है। अब इसमें हमने क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक साइड को लेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर वाले रिजल्ट को, क्या वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से डिटर्मिनेंट हैं, अंदर वाले रिजल्ट्स को अब चेक करेंगे हम। तो उसी डेफिनेशन से इनको भी पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, इन दोनों की मैचिंग अगर हम करवाएं, यानी इस डाटा की और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया है, ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए। एज फ्रॉम राइट साइड इनके नाम रख लें, चाहे ये 1 रख लें इसका नाम और इसका नाम 2 रख लें। राइट साइड ऑफ 1 and 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अब यहाँ से देखें, ये कैंसल अगर डिटर्मिनेंट केस के अलावा नंबर्स को देखा जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये टर्म इज़ इक्वल टू आनी चाहिए 2ab, बट वी हैव ab is not equal to ba for all ab's। यानी ये कम्यूट तो करती नहीं है, यानी ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता और ना ही बी ए कभी ए बी के इक्वल हो सकता है तमाम मैट्रिक्सेस के लिए। और अगर ये आपस में इक्वल ही नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों की जगहों पर ये नंबर ऐड नहीं कर सकते। सो ये नॉट इक्वल है। इज नॉट इक्वल टू 2ab, hence determinant of a plus b whole square is not equal to this। और ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। इन प्रूफ्स को अच्छे से याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और नोटबुक पे नोट भी कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स से शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ओके स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के हवाले से जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और बेसिक फार्मूलाज हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में सारा मेथड बताया हुआ है। एक टोटल वीडियो है बहुत अच्छी, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कैसे करनी है और डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको वहीं से इजीली पता चल जाएगा। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, लीनियर अलजब्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लीनियर अलजब्रा के नाम से, ठीक है। उसमें आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का और उसकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करती हूँ मैं उसी फार्मूला को यूज़ करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, वो लेक्चर अटेंड कर लें, फिर आपको ये तमाम आगे वाले फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में भी मज़ीद आसानी होगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3।
फर्स्ट पार्ट है 1 0 2 3 4 5 5 6 और ये 7। तो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला पहले मैं लिख रही हूँ A1 M1। फार्मूला का यूजेज भी उस वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएगा, तो पहले वो वीडियो अटेंड करें। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, फिर आपको ओबियसली ये सारा मेथड बहुत इजी लगेगा। ओके, A11 की जगह पर आ जाएगा 1, M11 की जगह पर आ जाएगा M11 की जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो -A12 0 है, M12 3 5 और 5 7 और A13 M13 3 4 5 6। अब इसे सॉल्व कर लें। ये 1 ऐसे ही 28 - 30 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 18 - 20। ये आ गया हमारे पास -2, 0 + 2 और ये आ गया -2 -4। यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आ गया -4। ज़ीरो को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, यूँ समझे, क्योंकि ज़ीरो से तो कोई भी फ़र्क नहीं आता। ये आंसर आ गया -6। सेकंड पार्ट वही फार्मूला दोबारा यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 2 और अब M11 का रिज़ल्ट M11 के लिए फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, बाकी सारा डाटा यहाँ, और ये आ गया -1। अब M12 A13 और ये लास्ट पे M13। यहाँ पर आ जाएगा 6 - 0, 9 + 4 और 0 + 2। यहाँ से 12 + 13 + 2 और ये टोटल तमाम नंबर्स को ऐड अप करें तो ये आ जाएगा 27 और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट और ये आ गया हमारे पास उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली 6 पहले और बाकी हमारे पास M11 का रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने लिखा। उसके बाद A12 डिटर्मिनेंट, वन 3 और ये अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 10 4 - 5। -20 - 30 + 6 10 + 60 और इसी तरह इस डिटर्मिनेंट को भी ओपन करेंगे तो ये आ गया -10 - 40। यहाँ से माइनस होकर वैल्यू आ गई 10 और ये प्लस होकर 70 और माइनस का साइन और ये दोनों भी ऐड होकर 50। -60 + 420 -300। इस सारी वैल्यू को भी अब टोटल सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट ओनली 60। तो 60 हमारे पास फाइनल आंसर हुआ।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 एवेलुएट, और ये हमारे पास है 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इन तमाम 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्सेस के डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, क्योंकि अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम इन 4 पार्ट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्टली फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर, 10, 4, 5। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम में किसी एक प्लेस पे 1 चाहिए, जिसका यूज़ करते हुए बाकी वाले नंबर्स को हम ज़ीरो बना सकें। तो यहाँ पर नोटिस करें कि ये 2 और 3 अगर हम इन्हें माइनस करें तो इजीली यहाँ 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यही स्टेप यहाँ अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1। R1 इसी तरह से नीचे, और जब माइनस करेंगे देखें तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 4 इसी तरह से यहाँ वापस नीचे। अब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए बाकी तमाम नंबर्स को भी ज़ीरो बनाएंगे। यहाँ से इस 2 को भी ज़ीरो बनाना है, इस 7 को भी, और इस -2 को भी। तो एक बात नोटिस करें स्टूडेंट्स, इस 1 का यूज़ करते हुए हम इस 7 का ज़ीरो बना लेते हैं, और अगर -2 को डायरेक्टली इसमें ऐड कर दें तो ये 2 भी यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि हम इस 1 को यूज़ करते हुए इस पर भी रो ऑपरेशन अप्लाई करें और इसे भी ज़ीरो बना लें। R1 माइनस 2 R3 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। R2 माइनस 7 R3, R4 प्लस 2 R3। सो जिस चेंजिंग के साथ हमारी रो 1, रो 2 और रो 3 चेंज होगी वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तमाम ये रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो में चेंज आ जाएगा यहाँ पर 0, 5, -12, 4, और सेकंड रो बनेगी 0, 11, -38, 10। थर्ड रो बनेगी 1, -1, 5 और 0, और लास्ट जो हमारे पास रो है यानी फोर्थ रो वो आ जाएगी 0, 2, 10 एंड 5, और ये हमने क्लोज कर दिया इसको। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि C1 में ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं। सो एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1, C1 के अलोंग अब इसे एक्सपेंड किया तो यहाँ पर आ जाएगी नोटेशन 0 - 0 + 1, और ये सारा जो रो कैंसिल करते हुए, कॉलम कैंसिल करते हुए बाकी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा वो यहाँ आ गया, -38, 10, 2, 10 एंड 5, और ये क्लोज, और ये आ गया -0। ठीक हो गया, 0, 0, 1, 0। तो ये नंबर्स को देखते हुए हमने यहाँ पर भी इसी के अलोंग एक्सपेंड किया। ठीक हो गया, बाकी तमाम नंबर्स क्योंकि ज़ीरो हैं सो लास्ट पे जो हमारे पास 1 है उसी की नोटेशन आ जाएगी। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट अकेला रह जाएगा। 5 - 12,
4, 11 minus 38 and 10, 2, 10 and 5। अब इसको हम अपने सिंपल फार्मूला से ओपन कर लेते हैं। सिंपल फार्मूला से ओपन करेंगे तो हमारे पास नोटेशन आ जाएगी यहाँ से, और एक्सपेंड भी कर रहे हैं तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ये आ जाएगा फार्मूला यहाँ पे A12M12 प्लस A13M13। तो इसकी वैल्यूज़ बस नीचे अप्लाई कर देंगे। ये आ गया 5 डिटर्मिनेंट माइनस A38। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं वो मेरी सारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। 12 है तो देखें ज़रा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और ये 4 वैल्यूज़ हमारी अब नीचे आ जाएंगी। और लास्ट पे आ गया हमारे पास +4 डिटर्मिनेंट 11, 2 माइनस 38 एंड 10। अब इसके डिटर्मिनेंट्स को हमने नीचे ओपन करना है, तो नीचे आ गया हमारे पास 5 इंटू -190 -100, क्योंकि 38 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 190 आता है। फिर +12, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 55 -20 आ जाएगा। और लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन है तो 4 इंटू 110 प्लस 76। और अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 इंटू -290 प्लस 12 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 186। अब सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1450, 420 प्लस 744। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नंबर्स की हो रही है तो सबको सॉल्व किया तो -286 आ जाएगा। यानी इस सब को आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा -286, और यही हमारे क्वेश्चन का सलूशन है। एक एक स्टेप को अच्छे से नोटबुक लीजिएगा और नोटबुक पे साथ साथ नोट कर लीजिएगा हर एक स्टेप, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। 3752 2411 -2000, और लास्ट रो आ गई हमारे पास 1134, और ये क्लोज। अब यहाँ से नोटिस करें, ये जो रो आ रही है थर्ड रो, इसमें 3 0 हैं और -2 है। यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रो आ रही है, तो हम इसी के अलॉन्ग सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। -1/2 R3, ये स्टेप सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम -1/2 रो के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, सो हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। सो -2 बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले स्टेप्स इसी तरह रहेंगे। फर्स्ट रो भी इसी तरह रहेगी, सेकंड रो भी इसी तरह, लेकिन यहाँ पर -2 से डिवाइड होकर 1 0 0 0, बाकी नंबर्स 0 आ जाएंगे। और ये अब हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय R3। तो R3 में देखिए फर्स्ट नंबर है प्लस, फर्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 के अलॉन्ग हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा नेक्स्ट अंदर। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी ये वाली 6 वैल्यूज़ और ये वाली 3 वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी हमारे पास, और एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा 7 5 -2, जस्ट 2 है, सो ये 2 आ गया। उसके बाद है 4 1 1, और लास्ट पर है 1 3 4, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। बाकी तमाम हमारे पास 0 हैं, सो उनको ऐसे ही मैंने 0 नोटेशन में लिख दिया। ठीक हो गया, 3 0 थे तो 3 ज़ीरोज़ को मैंने अरेंज कर लिया यहाँ पे ऐसे ही।
तो 3 ज़ीरोज़। अब सिंपल -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये डिटर्मिनेंट के साथ ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी 1 3 4। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। फार्मूला की तरह फार्मूला जो है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस पे वैल्यूज़ अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने फार्मूला नहीं लिखना तो आप रो वाइज लिख लें कि एक्सपेंडिंग बाय दैट रो, यानी एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R2, जिस रो से आप एक्सपेंड कर रहे हो वो वहाँ पे अप्लाई कर दें। ओके जी, A11 आ गया 7, 1 1 3 4 -5 4 1 1 4 and the next number is 2 4 1 1 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। 4 -3 4 -4 12 -1। ये आ गया मेरे पास, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 11 और अब सारों को ज़रा सॉल्व कर लें तो ये आ गया 7 + 22। ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 29। 29 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 58। अब सिंपल -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये डिटर्मिनेंट के साथ ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी 1 3 4। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। फार्मूला की तरह फार्मूला जो है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस पे वैल्यूज़ अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने फार्मूला नहीं लिखना तो आप रो वाइज लिख लें कि एक्सपेंडिंग बाय दैट रो, यानी एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R2, जिस रो से आप एक्सपेंड कर रहे हो वो वहाँ पे अप्लाई कर दें। ओके जी, A11 आ गया 7, 1 1 3 4 -5 4 1 1 4 and the next number is 2 4 1 1 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। 4 -3 -5 into 16 -1 plus 2 12 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर 1, यहाँ से 15 और यहाँ से 11, 7 -75 + 22। ये आ गया हमारे पास 29 -75। 29 -75 तो आंसर आ गया 46 नेगेटिव साइन में। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 92 एंड दैट्स ओवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम इन तमाम नंबर्स को ज़ीरो बनाते हैं, तो सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। सो R3 - R1, बाकी तमाम रोज़ इसी तरह नीचे आ जाएंगी। 0 1 -1 एंड 1
और ये बन गया हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ 0, 3 माइनस 2 है, प्लस 2 हो जाएगा, ये आ गया 5, और फिर नेक्स्ट आ गया -3, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास +1, -3 + 4 इज इक्वल टू +1, और लास्ट फोर्थ रो जो है वो भी इसी तरह आ जाएगी नीचे। अब इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग बाय C1, तो फर्स्ट प्लेस पर ही 1 है, बाकी तमाम नंबर्स तो 0 हो जाएंगे। सो फर्स्ट रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल करते हुए इसका माइनर बन गया 3, ये आ गया हमारे पास 5 - 3 1, ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 5 - 3 and 1। ये हमारे घर की छत पे कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, ये शायद उनकी आवाज़ आ रही है अभी। ओके जी, -7 3 and 1, और इसके बाद आया हमारे पास -0 +0 एंड अगेन -0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे -0 +0 एक्सेट्रा के साथ सॉल्व होते हुए यही डिटर्मिनेंट वापस नीचे आ जाएगा। 1 - 1 1, 5 - 3 1, -7 3 and 1। तो अब यहाँ पे नोटिस करें एक पूरा कॉलम इज इक्वल टू 1 है, राइट। और अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट्स गिवन है इन्हें हमने सॉल्व करना है, चाहे तो फार्मूला लगा लें, चाहे तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें। तो फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ आ गया 1, और नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेंट -3 3 1, नेक्स्ट आ जाएगा +1 5 - 7 1 1, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 1, और ये आ गया 5 - 7 - 3, और ये 3, -3 - 3 +1, 5 + 7 15 + 21, 5, और यहाँ आ जाएगा -21, -7 - 3 +21, और नेगेटिव फार्मूला का यूज़ होगा तो ये 21 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फर्दर यहाँ से -6, यहाँ से +12, और यहाँ का सारा सोल्यूशन आ गया -6, दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट है 0। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 1 2 4, सेकेंड कॉलम 93 92 185 270 12 84 100। इसमें काफ़ी सारे लंबे लंबे नंबर्स आ रहे हैं। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किसी कॉलम या रो वाइज कुछ नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, तो फिर हम उसे कॉमन लेते हुए अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देखें लास्ट वाले कॉलम से 6 कॉमन आ रहा है, या -6 भी हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी इन दोनों कॉलम से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसमें से 4 कॉमन लेते हैं और यहाँ से -6, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C2, सॉरी C3 आ रहा है यहाँ पे, सो स्टेप बाय स्टेप ये C3, एंड 6 कॉमन फ्रॉम C4, तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास यहाँ ये बचेगा 9 1 2 4, और यहाँ आ गया 93 92 185 3, और 84 को 4 से डिवाइड करें तो 21, 100 को 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 25, और 196 को 4 पे डिवाइड करें तो आएगा 449, यानी 49 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 49।
और -6 को कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर +2 और यहाँ आ जाएगा +4। ये तमाम नंबर्स हमारे पास नेगेटिव में हैं, राइट। ये चारों के चारों नंबर हमारे पास यहाँ नेगेटिव में हैं। सो जो नंबर्स अब कॉमन लिए हमने वो हमें बाहर लिखना होंगे। यहाँ पर 4 × -6। ओके, तो ये लाइन भी मैंने लगा दी है, डिटर्मिनेंट क्लोज कर लिया मैंने अपना। ओके अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये नोटिस करें, C1 और C4 ये 3 एलिमेंट्स इसके सेम है, ये वाले 3 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C1 - C4, राइट। तो ये तमाम नंबर 0 आ जाएंगे और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 9 - 1 8 आ जाएगा और बाहर जो 6 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी जगह पर आ गया -24। 1 0 0 और 0। बाकी जो तमाम कॉलम है वो हमारे इसी तरह वापस नीचे आ जाएंगे। 93 92 185। ये एक यहाँ पर 1 नहीं 8 है, सो 8 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया 270। थर्ड कॉलम हमारे पास बना 3 21 25 एंड 49। और जो लास्ट वाला कॉलम है वो उसी तरह वापस आ जाएगा 2 और ये 4 और ये डिटर्मिनेंट। अब देखें C1 में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 को कॉमन ले लें। टेकिंग 8 कॉमन, या बल्कि एक्सपेंड कर लेते हैं हम सारे प्रोसीजर को। एक्सपेंडिंग बाय C1, क्योंकि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 8, ये 8 आ गया। उसके बाद हम इसकी एक्सपेंडिंग की सारी कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे साथ अप्लाई करते हैं। -24 ब्रैकेट बड़ी सारी, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी लिखना है हमने सारा, और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास अब 92 21 1 185 25 2। एक एक चीज़ आप लोग नोटबुक रखिएगा और साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आ गया हमारे पास -0 +0 एंड अगेन -0। ज़ीरोज़ रिमूव हो जाएंगे। 24 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो -192 और ये डिटर्मिनेंट सारे का सारा अगेन यहाँ पर नीचे 270 21 124। अब स्टूडेंट्स इस थर्ड यानी 3/3 ऑर्डर की हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट नोटेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी। क्योंकि लंबे लंबे नंबर्स हैं तो हम बेहतर ये है कि प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए इसको सॉल्व कर लें। सो मैंने ये कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई किए अपने इस डिटर्मिनेंट पे और नोटेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो रिज़ल्टिंग नंबर्स आएंगे वो यहाँ लिख रही हूँ मैं। मैंने कॉलम्स को 0 बनाया, इसलिए फर्स्ट कॉलम पे भी फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर पे भी नंबर 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम कम्प्लीटली सेम अपने उसी नंबर्स के साथ नीचे आ जाएगा। और ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, आप लोग भी इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं ताकि डायरेक्ट टाइम वेस्ट करने की बजाय डायरेक्ट ईजीली हम अपने नंबर्स जो हैं यहाँ अप्लाई कर सकें। -92 और अब अगर इसे एक्सपेंड करें बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ये देखें ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल हो, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 के साथ। सो ये 1 लिखा मैंने और ये इसका डिटर्मिनेंट यहाँ आ जाएगा 1 -98 -17 एंड -35। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से। ये आ गया -39 एंड -1666 192। इस सारे को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1701। ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आ जाएगा 32
65 एंड 92। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का भी। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 -1। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। -1 -1 -1 1 -1 और 1 1। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने अरेंज कर लिया है। अब अगर हम इसको ऐड करते जाएं तमाम के तमाम कॉलम और रोज़ को, इस कॉलम्स को या रोज़ को, इस तरह से कि जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाएं। इस क्वेश्चन में नोटिस करें ज़रा स्टूडेंट्स, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 4, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर है तो वही नंबर यहाँ पर है नेगेटिव साइन में, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो वही नंबर यहाँ पर पॉजिटिव साइन में मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे C1 + C4 कर देंगे तो हमारा एक टोटल कॉलम 0 आ जाएगा। तो अगर टोटल कॉलम 0 आ जाएगा तो इट्स मीन हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। सो ये हम यूज़ करते हैं। सो C1 + C4। या क्या मेरे पास 1 -1 0, अगेन 0 0 0 एंड 0। अब बाकी जो कॉलम 2 है उसे वापस ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन पूरा देखा करें ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो और आप पेपर में टू द पॉइंट आंसर लिखें। बाकी तमाम डाटा हम इस तरह से रिप्लेस कर देंगे और नीचे रीज़न लिखेंगे एज C1 इज़ 0। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी that if one column is 0 then determinant is 0, so answer is equal to 0 and that's our complete answer। अब स्टार्ट करते हैं इसी का 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखें आंसर हमने बताना है फैक्टराइज्ड फॉर्म में। सो यहाँ पे हम इसका स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखती हूँ A B C D D A B C, नेक्स्ट C D A B B C D एंड A। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए हर कॉलम में ABC फैक्टर मौजूद है। हम स्टेप बाय स्टेप तमाम को ऐड कर देते हैं। C1 + C2 + C3 + C4। तो तमाम नंबर्स को, तमाम कॉलम को C1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A + B + C + D। तमाम नोटेशन में यही नंबर आएगा। और सेकंड कॉलम और ये आ गया हमारे पास अब लास्ट फोर्थ कॉलम। अब देखें फर्स्ट कॉलम से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है। सो टेकिंग A + B + C + D कॉमन फ्रॉम C1 और अंदर रिजल्ट आ गया इसकी जगह पर 1 1 1 1 1। और अब नोटिस करें हम यहाँ पर इन नंबर्स को
1 की बजाय 0 बनाते हैं इस 1 का यूज़ करते हुए। तो यानी इस फर्स्ट रो को स्टेप बाय स्टेप हम तमाम रोज़ में माइनस करवा लेते हैं। पहले ऊपर लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करने हैं। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ये आ गया। फर्स्ट रो ऐसे ही आ गई, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब बाकी वाले नंबर्स को अरेंज करें तो यहाँ आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी। थर्ड रो को अरेंज करें तो D माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस डी। और लास्ट रो को अरेंज करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C माइनस बी, D माइनस बी, ये आ गया D माइनस सी, क्योंकि रो 1 में हमारे पास C है, सो यहाँ आ गया A माइनस डी और ये लाइन स्ट्रेट। अब एक्सपेंडिंग बाय C1, ये फैक्टर हमारे पास बाहर जो है ये ऐसे ही आ गया। यहाँ से रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल और ये अंदर वाला सारा डाटा अब नीचे आ जाएगा। A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी। देखिए यही वाला रिजल्ट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है हमारे पास D माइनस बी और यहाँ है B माइनस डी, A माइनस सी, C माइनस बी, D माइनस सी, अब यहाँ से ये देखें ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये यहाँ पर इससे सॉल्व हो तो ये ज़ीरो और बाकी वही फैक्टर ऊपर बन रहा है, वही फैक्टर नीचे बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर C1 प्लस C3 जो है ये स्टेप अप्लाई करेंगे और इसी तरह इस वाले स्टेप्स को भी हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम उस पर स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे। सो ये दो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, C1 प्लस C3 एंड C2 प्लस C3। A माइनस बी माइनस सी प्लस डी, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जब ऐड होंगे तो B कैंसिल, D कैंसिल और नीचे भी यही रिज़ल्ट आएगा A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। प्लस C अवेलेबल है, यहाँ भी प्लस C है, यहाँ भी ओके, प्लस C और ये भी प्लस C। बाकी अब C2 प्लस जब हम स्टेप अप्लाई करेंगे C2 प्लस C3 तो यहाँ पे अंदर रिज़ल्ट आएगा B माइनस डी और यहाँ आएगा A प्लस बी माइनस C माइनस डी। और ये क्लोज। अब ये वाला फैक्टर भी यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, इसे कॉमन ले लें। बाकी जो डिटर्मिनेंट केस है वो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ।
ओके, माइनस डी है, इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ, ये माइनस डी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स रह गए हमारे पास। अब नोटिस करें कि यहाँ पे इस वन को यूज़ करते हुए इस वन को हम रिमूव कर दें, यानी इसको यहाँ से ज़ीरो बना दें। तो एक और हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा और कंसीडर करें कि अब यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है R3 माइनस R1, और जो दो फैक्टर हैं वो यहाँ पर समझ लें कि ब्रैकेट में हमने लिख लिए। अब जो रो ऑपरेशन से रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, बी माइनस डी सी माइनस डी। यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो है, इसको तो हमने कोई सॉल्व नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप इसको वैसे ही लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर चेंजिंग होगी, यहाँ आ गया ज़ीरो और यहाँ स्टेप आ गया माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस सी। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर हमें यहाँ से एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंडिंग बाय C1। दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं और दो फैक्टर अभी आने हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट करें कि एक्सपेंड करेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और ये 4 नंबर्स जो हैं ये बचेंगे हमारे पास। सिर्फ इन्हीं का डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी नंबर्स तो हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं। सो ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यहाँ लिखेंगे। बाकी अगर लिखेंगे भी तो वो हमारे पास ऐसे ज़ीरो आएंगे। अब इन पे डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस स्टूडेंट्स जिस तरह यहाँ ए और सी की कम्बिनेशन है, यहाँ बी और डी की, इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर भी ए और सी को पहले लिख लेते हैं और बी और डी को बाद में। ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी, और नीचे ए माइनस सी माइनस कॉमन और अंदर आ गया बी माइनस डी, और ये ब्रैकेट्स क्लोज। अब इस नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी बी माइनस डी आ गया। बी माइनस डी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर भी। और स्टूडेंट नोटिस करें ये नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, ये नेगेटिव में है और वो पॉजिटिव है। सो यहाँ नंबर आ गए हमारे पास ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस डी स्क्वायर। तो हम इस पे फार्मूला कंसीडर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो प्लस नोटेशन में हम ओपन करें तो इस तरह से ओपन होता है ए माइनस अयोटा बी और ए प्लस अयोटा बी। ठीक है, तो ये जो केस है हमारे पास, इसके साथ अयोटा अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव अयोटा और एक दफ़ा नेगेटिव अयोटा, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ए माइनस सी माइनस अयोटा बी माइनस अयोटा डी, और थोड़ा सा बल्कि स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए हर पॉइंट। ये माइनस अयोटा अप्लाई हुआ और बी माइनस डी ब्रैकेट के अंदर। अब एक और प्लस दफ़ा भी प्लस के साथ भी आएगा, सो प्लस अयोटा ए माइनस सी माइनस बी अयोटा और प्लस अयोटा डी, और नीचे वाली ब्रैकेट प्लस अयोटा बी माइनस अयोटा डी। और ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। इनको एक दफ़ा कंबाइंड फॉर्म में लिख दें, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और बी फैक्टर को पहले लिख लें
ए माइनस अयोटा बी माइनस सी प्लस अयोटा डी इंटू और ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी स्टेप है इसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये 5th और 6th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, मोस्टली जो एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो इस वे में जो विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक्सपेंडिंग के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है वो भी आना चाहिए। तो अब इसके पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है, और फिर ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट है इसे प्रूव करवाना है हमने कि इसका आंसर इक्वल टू 0 है, और थर्ड पे हमने ये प्रूव करवाना है कि इसका आंसर यानी इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन भी इक्वल टू 0 है। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम ये जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। सो हम यहाँ पर दूसरी साइड पे इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। अभी ये सिर्फ सिंगल स्टेप से नहीं सॉल्व होगा, अभी और बहुत से स्टेप्स हमें अप्लाई करना होंगे। सो यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ए बी सी कॉलम और डी ई एफ भी सेकेंड कॉलम बन गया, ये जी एच के भी कॉलम में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें, जो हमें ए चाहिए वो तो हमें सेकंड प्लेस पे चाहिए। सो इंटरचेंज करेंगे C1 बाय C2, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। सो ये नोटेशन बन गई हमारे पास। सो डी ई एफ स्टार्टिंग पे, ए बी सी कॉलम में चेंज हो गया, और जी एच के इसी तरह से यहाँ पर। ओके, इंटरचेंज किया हमने, तो इंटरचेंज करते हुए एक नेगेटिव साइन भी बाहर आता है। सो ये -1 मैंने बाहर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो ए है इसकी पोजीशन है यहाँ पर, जो हमने आंसर प्रूव करना है। सो हमें एक और दफ़ा इंटरचेंज करना होगा, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। -1 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, और R1 R2 की इंटरचेंजिंग हुई, तो यहाँ पे E B H फर्स्ट रो, सेकंड रो में आ जाएगा D A G, और लास्ट पर F C K। और ये हमारा यहाँ से देखें प्रूव हो गया। -1 का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, सो -1 भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसी के सेकंड पार्ट को देखें। इसमें भी हमें ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना पड़ेगा मेथड। सो दिस इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, A0 माइनस सी बी सी 0, और ये ऊपर आ गया ट्रांसपोज। ओके, तो अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। ये आ जाएगा, फिर -A0C माइनस बी माइनस सी एंड 0। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें, इसके 3 रोज़ हैं, तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो -1 की पावर 3 आ जाएगी बाहर, और अंदर वाले हर नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये ए भी आ गया,
-a 0 और ये c -b -c और ये 0 आ गया। इस -1 के क्यूब से आंसर आ जाएगा जस्ट माइनस, और यहाँ 0 ab और नेक्स्ट -a c और ये देखिए, ये तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन की तरह का स्टेटमेंट आ गई है। ठीक हो क्या, यानी इस तरह की स्टेटमेंट आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम इसे अगर कोई नाम दे दें, इसको इस वाले डिटर्मिनेंट को लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये आई के इक्वल है, तो इस साइड पर आई है, ये भी आई की नोटेशन में चेंज हो गया, सो -i बन गया। आई को इस साइड पर लेकर आए तो ये प्लस का आई हो जाएगा और इस साइड पर 0 रह जाएगा। ये आ गया 2i इज़ इक्वल टू 0। 2 इस साइड पर आकर डिवाइड हुआ तो 0/2 इज़ इक्वल टू 0। सो टोटल डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी है। ओके, अब इसी का थर्ड पार्ट है a + b c1 b + c a1। इसका डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 0 है और यही हमने प्रूव करवाना है। तो देखिए c1 + c2 करें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में a b c कंप्लीट हो जाती है, a + b + c, a + b + c, और सेकंड कॉलम में उसी तरह c a b आ गया। अब यहाँ से देखें a + b अगर हम c1 से कॉमन ले लें, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम c1, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a + b + c बाहर चला गया, 1 1 1 रह गया यहाँ पर, c a b और 1 1 यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम सेम हो जाएं, एज c1 इज़ इक्वल टू c3, यानी c1 और c3 के वैल्यूज सारी सेम आ रही हैं, सो डिटर्मिनेंट इज़ 0 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो भी आंसर 0, एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा।